हाय गाइस, मैं आप लोगों का दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। शानदार कहूँ तो प्री बोर्ड बूस्टर होने वाला है, क्योंकि प्री बोर्ड्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है बड़े बड़े चैप्टर्स, जिसमें से हमारे टर्म 2 का सबसे बड़ा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसकी दिक्कत ये है कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, एंड ऊपर से ये इतना बड़ा। यूट्यूब पे जब हम लोग वन शॉट सर्च करते हैं तो 10-10 12-12 घंटे के वीडियोज़ आते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक तरफ से कहो तो नफरत है उनसे। हाँ, अच्छी बात है कि वो डिटेल में होते हैं, पर फिर भी हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। छोटा होगा तो भी हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हम समझदार हैं, वी आर इंटेलिजेंट। तो आज मैं आपके साथ आया हूँ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझेंगे, महसूस करेंगे। बिकॉज महसूस करना इज़ इम्पॉर्टेंट रेदर देन रीडिंग इट। तो इसको मैंने कैसे कैटेगराइज किया कि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे कैटेगराइज्ड है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या फिर सीबीएसई ने इनका इस्तेमाल किया है, या फिर सीबीएसई इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा पूछता है। तो इस वीडियो के अंदर वो सारे टॉपिक्स हैं। ऐसा मत समझ लेना कि भाई तूने तो बस चैप्टर के आगे आगे से टॉपिक उठा लिए, पीछे के तो देखे ही नहीं। ऐसा नहीं है, यही है इम्पोर्टेंट। ठीक है, वीडियो में आगे आपको ज़रूर पता चलेगा। एंड इसी के साथ साथ इसके साथ ना आपको अलग से कोई पीवाईक्यू वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चैप्टर के वीडियो में साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, एंड अगर राइटिंग का कोई दिक्कत आ रहा है तो टेंशन मत लो, मैं राइटिंग को बाद में वर्ड कन्वर्टर से वर्ड में कन्वर्ट करके फिर आपको एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। एंड ये मत सोचो कि जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर जो पार्ट्स इस वीडियो के अंदर नहीं आए मैं उनको नहीं समझाऊंगा, मैं उन्हें भी समझाऊंगा। अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दो, इसका जो पार्ट 2 है मैं उसके अंदर समझा दूंगा। वो भी मैक्स टू मैक्स आधे घंटे का होगा। ठीक है, एंड ये भी आधे घंटे का ही होगा। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है पुराने व्यूवर्स के लिए। इंट्रो नहीं बन रहा है, थंबनेल मैंने नहीं बनाया है, गूगल से लिया है, सच है, सत्य सत्य बोलने से कभी मत घबराओ, चैप्टर में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। एंड तो ठीक है, ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को पता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर के ऊपर। एंड अब हम लोग इस चैप्टर या फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि नेशनलिज्म इन इंडिया, इसकी स्टार्टिंग में लोगों की कंडीशन कैसी थी। ये क्वेश्चन आ चुका है। कंडीशन ऑफ पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनिज्म या फिर अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार भारतीयों के ऊपर किया जा रहा था उसने हम सभी भारतीयों को एक कर दिया। अगर कोई एडवांटेज पूछता है, खैर अभी नहीं पूछेगा, बाद में अगर कोई एडवांटेज पूछते हैं ब्रिटिशर्स का, सबसे बड़ा ये है इट यूनाइट ऑल इंडियंस। ठीक है, जानता हूँ कि शुभम सर ने ये लाइन बताई हुई है, मैंने कब कहा कि मैं उनसे नहीं पढ़ता, बिल्कुल पढ़ता हूँ। मैं थोड़ी ना क्या खुद ही समझता हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, फिर उनके बाद जो भी चीज़ें मुझे समझ में आता है मैं उसको एक अलग तरीके से आपको पेश करता हूँ, यानी कि आपको एक पक्की पकाई खिचड़ी में दे देता हूँ, जिसका काम आपको बस खाना है उसे। ओके, पर यहाँ पे भी क्या हुआ ना कि द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड अ कॉमन बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अब इतने सारे अलग अलग ग्रुप है, इतने सारी डाइवर्सिटी है, तो कुछ चीज़ तो अलग होगी, सारी चीज़ें थोड़ी ना यूनाइट हो सकती। यहाँ पे अलग आ गया। एवरी वन फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। ये 3 पॉइंट लिख दो, काफ़ी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, तो ये का ये छाप के आ जाओगे तो भी चलेगा। द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ब्रिटिशर्स हैड टेकन वॉर लोन्स for a huge increase in defense, and to fulfill war loans they increased taxes, custom duties were raised, and for the first time income tax was introduced। ये जो पैराग्राफ है इसको 3 में डिवाइड करके 3 अलग अलग पॉइंट्स भी लिख सकते हो। In war year, prices were increased and they got doubled between 1913 and 1918. Extreme hardship for common people. In villages, there were announced to supply soldiers and forced recruitment or forcing people to join army was applied in rural areas। यानी कि गांव में, विलेजेस में जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको फोर्स किया कि अगर आपके घर में कोई जवान लड़का है तो उसे फ़ौज में भर्ती करा दो। ठीक है, और वो कुछ भी नहीं करेगा, सीधा फ़ौज में आ जाएगा हमारे साथ, लड़ेगा। तो अब और देन इन 1918, 1919, 1920 to 21, ये सारे जो कॉमन ईयर्स हैं जो कि हमने भी ये, इसमें ना सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर जो डेट्स हैं वो हम देख चुके हैं। यानी कि जैसे इसके अंदर 1921 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, हमारे इधर भी कोविड था, तो ये डेट्स जो है ना थोड़ी बहुत रिलेटेबल होती है, इससे ये याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। तो डेट्स को रिलेट करो ताकि वो ईजिली आपको लर्न हो सके। ठीक है, तो क्रॉप फेल्ड हो गए थे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ फूड। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक बाय विच
अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन यानी कि 12 से 13 लाख लोग इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से मर गए थे। अब इसके बाद जो आता है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह या फिर सत्याग्रह, एक सीधा साधा छोटू सा क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, एंड इसमें ये मैक्सिमम 5 मार्क्स का आ सकता है, तो इसलिए इसके अंदर ध्यान देना। 5 मार्क्स के लिए आपको 6 से 7 को पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, हर एक पॉइंट 1 लाइन या 2 लाइन का हो सकता है। ठीक है, सब बता रहा हूँ मैं, पूरी डिटेल में वीडियो पूरा ज़रूर देखना। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया इन जनवरी 1915। इन पॉइंट्स में से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स PYQ की आंसर शीट में से निकाले हैं, तो समझ सकते हो। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ द ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सीधा सा टर्म से पता चलता है कि सत्य का आग्रह, सत्याग्रह, सत्य को रिक्वेस्ट करो हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं, सत्य को आग्रह करो कि वो हमारे साथ आए। हमें सामने वाले को सत्य दिखाना है, उसे ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के या फिर नाक पे मुक्का मार के नहीं, उसे ये अपील करना है, उसे ये समझाना है कि देखो जो कर रहे हो वो गलत है एंड जो हम बता रहे हैं वो सही है, देखो आप खुद देखो और समझो। ठीक है, अब क्या था भाई, सत्याग्रह सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑफेसर विदाउट सीकिंग वैकेंसीज और बीइंग एग्रेसिव। अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू द नॉन वायलेंस। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप लोग अपनी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, एंड मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप लोग इसको चेंज करके लिखोगे। ठीक है, हर एक चीज़ सही है, बस जो मोटिव है ना उसका वो सही रहना चाहिए। इसका क्या मोटिव है कि सत्याग्रही जो है अगर वो सही है, अगर उसका जो सोच है वो सही है, तो उसे लड़ाई झगड़ा कॉलर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अब ये मेजर क्वेश्चन आता है कि ठीक है सत्याग्रह से हम लोग जीत जाएंगे, पर कैसे? तो उसी का ये आंसर है ये इस पैराग्राफ में। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्सेंस और द मोरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स हैड टू बी प्रिश्यूटेड। बुक में कॉन्साइंस लिखा हुआ है, मैंने उसका मीनिंग और करके लिखा हुआ है। कॉन्साइंस का मतलब होता है कि हमारी सेंस क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। टू सी द ट्रुथ रेदर देन फोर्सिंग देम टू एक्सपेक्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज़ ऑफ नॉन वायलेंस। इसके बाद क्या हुआ, जब आइडिया ऑफ सत्याग्रह आया एंड इसका मतलब समझाया एंड कैसे क्या वो सब कुछ समझाया, उसके बाद लोगों को लगा कि सत्य ही वो राह है जिससे हमको जीत मिल सकती है। यानी कि बट दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बॉर्न टू अल्टीमेटली ट्रिम्प यानी कि जीत। अब महात्मा गांधी बिलीव डेट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुल यूनाइट ऑल इंडियंस। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग कहते थे कि सत्याग्रह में क्या है, सिर्फ एक जगह पे बैठने का, इससे थोड़ी ना कुछ होगा, हमें तो ब्रिटिशर्स के कॉलर पकड़ के उन्हें मुक्के मारने चाहिए। पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि महात्मा गांधी डिनाइड सत्याग्रह एज अ पैसिव फॉर्म, ही डिस्क्राइब्ड सत्याग्रह एज अ प्योर सोल फोर्स, यानी कि उन्होंने इसको एक बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म बता दिया। देखो हम लोग इसके अंदर बार बार महात्मा गांधी जी का नाम इसलिए देखेंगे क्योंकि ठीक है महात्मा गांधी जी के साथ और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सन्स थे, पर महात्मा गांधी जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने जो स्पार्क उन्होंने आज़ादी के लिए जो चिंगारी लगाई थी वो सक्सेसफुल हुई थी, उनके जो तरीके थे वो सक्सेसफुल हुए थे, एंड उन्होंने सबको बताया था कि हमें आज़ादी चाहिए। उनसे शायद पहले भी कुछ आए हों पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए हों। एंड जैसा कि हम लोग साइंस में देखते हैं कि जो चीज़ या फिर जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है हम उसी के बारे में पढ़ते हैं, तो वैसा ही हम महात्मा गांधी जी की कैटेगरी में भी है। कोई भी हैशटैग जस्टिस फॉर फ्रीडम फाइटर्स नहीं लिखेगा। ठीक है, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट। सक्सेसफुली सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे चला, देखो सबसे पहले आया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो कि बिहार में है 1917 में। इन 1917 ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द प्रेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑफेसिव प्लांटेशन सिस्टम। प्लांटेशन सिस्टम वहाँ का बहुत ख़राब था, उसके ऊपर एक ओद किसान सभा भी बनी थी, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। In 1917, he organized a satyagraha to support the peasants of Kheda district of Gujarat who were affected by crop failure and a plague epidemic. So they were demanding that revenue collection should be relaxed. हाँ बस उनकी एक ही डिमांड थी। उसके बाद 1918 में ही ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट फॉर एंड अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स, यानी कि कॉटन मिल वर्कर के लिए एंड उनके साथ। अब इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल चेस के गेम के जैसा है। एक बार गांधी जी उनकी चाल चलेंगे, फिर ब्रिटिशर्स, फिर गांधी, फिर ब्रिटिशर्स, फिर गांधी। तो इसी तरीके से भी मैंने इसको भी उसी पैटर्न में बनाया ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, हाँ फिर ब्रिटिशर्स ने वॉल्ट टैक्स लाया था, हाँ फिर गांधी ने ये किया था, फिर उन्होंने, ठीक है ना, तो इससे बहुत अच्छे से रिमेम्बराइज होगा।
तो फिर अब ब्रिटिशर्स की बारी, उन्होंने रोवल्ट एक्ट पास कर दिया। बाय गेटिंग सक्सेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, गांधी डिसाइडेड इन 1919 टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रोवल्ट एक्ट। रोवल्ट एक्ट पास हुआ था 1919 में, बहुत ही ज़्यादा हरिडली पास हुआ था। कहाँ से पास हुआ था? ये पास हुआ था इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके अंदर बहुत सारे इंडियन, नहीं, कुछ इंडियन मेंबर्स थे जिनकी बहुत कम पावर थी, अप्रॉक्सीमेटली 0। पर ये रोवल्ट एक्ट था क्या? ये इट गेव द गवर्नमेंट पावरफुल एंड इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलो डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। देखो, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप बाहर जाके कोई भी हड़ताल कर रहे हो या फिर कोई भी रैली निकाल रहे हो तो आपको सीधा जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए, बिना कोर्ट में पेश किए, बिना FIR दर्ज किए, कुछ भी ना किए, आप सीधा 2 साल के लिए जेल के अंदर, लॉकअप में। तो फिर उसके बाद गांधी जी की बारी आ चुकी है। अब गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉस विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। एंड कमाल की भीड़, महात्मा गांधी जी आगे एंड भीड़ पीछे, हड़ताल शुरू हो चुकी थी। इस हड़ताल के अंदर रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। अब ब्रिटिशर्स की बारी। They decided to camp down on nationalists. Local leaders were picked up from Amritsar and Maharashtra, and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. अब क्या हुआ? 10 अप्रैल को पुलिस ने, जो कि अमृतसर में थी, अमृतसर में बहुत पुलिस ने उल्टा पुल्टा काम कर रखा है, तो उन्होंने क्या किया? एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था एंड उसके ऊपर फायर ऑन कर दिया। अब लोग थोड़ी ना शांत बैठेंगे, क्योंकि पीसफुल प्रोसेशन के ऊपर अगर आप फायर ऑन कर देते हो, अच्छी बात नहीं है। तो फिर लोगों ने उनका बदला ले लिया। लोगों ने जितने भी पुलिस स्टेशंस थे, रेलवे स्टेशंस थे, पोस्ट स्टेशंस नहीं, पोस्ट ऑफिसेस थे, उन सबको जला डाला, उन सबको तोड़ फोड़ ख़त्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अब ब्रिटिशर्स की बारी है। हाँ, यहाँ पे लोग उनकी चाल चल चुके थे। लोगों ने सभी स्टेशंस एंड सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज को तबाह कर दिया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स की बारी आई। ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ, ऑल द कमांड्स वेयर इन द हैंड ऑफ जनरल डायर। जनरल डायर के बाद में सबसे लास्ट में एक पैराग्राफ है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। मार्शल लॉ मीन्स अ टेम्पररी इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री वेयर मिलिट्री टू कंट्रोल ओवर द कंट्री, यानी कि मिलिट्री कंट्री के किसी पार्ट पे या फिर पूरी की पूरी कंट्री पे कंट्रोल ले लेती है। इसके बाद आता है द जलियांवाला बाग इनफेमस इंसिडेंट। इसमें क्या होता है? ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड जलियांवाला बाग। इनक्लोज्ड यानी कि एक ही एग्जिट एंड एक ही एंड, एक ही क्या कहते हैं यार, एंट्रिंग पॉइंट, एंट्री एंड एग्जिट एक ही पॉइंट है। People had came to attend the annual Baisakhi fair. Some came to protest against the government new repressive measures. तो वहाँ पे सारे के सारे लोग ना आए थे एनुअल बैसाखी फेयर के लिए, यानी कि बैसाखी का जो फेयर होता है उसको अटेंड करने के लिए। पर कुछ कबाब में हड्डी, सॉरी ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर कुछ लोग वहाँ पे एक पीसफुल प्रोसेशन करने आए थे, वो भी पीसफुल प्रोसेशन था। पर क्या हुआ कि बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वेयर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ डेट हैड बीन इम्पोज्ड। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, कुछ लोगों को पता हुआ था, पर वो पता होने के बावजूद भी वहाँ चले गए थे। जनरल डायर एंटर इन द एरिया, ब्लॉक ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स तो नहीं, 1000 भी कह सकते हो, पर 1000 उतने जगह नहीं थी जलियांवाला बाग में। हिज ऑब्जेक्ट वाज विच ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट ऑफ टेरर एंड अवे इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रह। वो ऐसा चाहते थे कि सत्याग्रह के मन में एक डर पैदा हो ब्रिटिशर्स के लिए। आफ्टर दिस अ वाइड स्प्रेड ऑफ एंगर अमॉन्ग पीपल, दे स्टार्टेड डूइंग वायलेंस एंड स्टार्टेड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इसके बाद गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि वो उन्हें नॉन वायलेंस अच्छा लगता था, इसलिए उनको और भी ज़्यादा मार धाड़ नहीं करनी थी। नेक्स्ट स्टेप ऑफ गांधी, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, बट अकॉर्डिंग टू हिम विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर इट विल बी नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है, पर इसमें भी एक दिक्कत थी, वो ये थी द वे ही फेल्ट वाज द खिलाफत इशू। खिलाफत इशू जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो ख़त्म हुआ था डिफीट ऑफ ऑटोनम टर्की। ठीक है, अब एक हार्श पीस ट्रीटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्श पॉलिसीज़ उसके ऊपर लगा दिए गए थे। किसके ऊपर? ऑटोनम टर्की के एम्परर के ऊपर, जिसको खलीफा भी कहते हैं। खलीफा जो है वो इनका
स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का। अब देखो, अगर इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड है, किसी के भी स्पिरिचुअल हेड के ऊपर अगर इतनी हार्श ट्रीटी लगाओगे तो उनको तो गुस्सा आएगा, एंड उन्हें आया भी। एक खिलाफत कम्युनिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। हाँ, वही रोवल्ट एक्ट वाले ईयर में। A young generation of Muslim leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali, also called as Ali brothers, कहाँ अली ब्रदर्स आ जाता है तो वो इन दोनों का ही नाम है, started discussing with Mahatma for a united mass action on the issue। अब कहाँ डिस्कस किया? ये डिस्कस किया कलकत्ता सेक्शन ऑफ द कांग्रेस in September 1920। He convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत issue। खिलाफत इशू क्या था? स्किप कर लो, 10 सेकंड्स पता चल जाएगा। अब आ जाता है मोस्ट फेमस एनसीएम, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इन द फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 में जो पब्लिश हुई थी, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश रूल वाज एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुली इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स इन इंडिया एंड स्वराज विल कम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड लोगों ने इस स्वराज वाले आइडिया को हर एक ने अलग अलग तरीके से लिया। कैसे लिया वो आगे देखते हैं। अब ये बात तो ठीक है कि नॉन कॉपरेशन करना है, ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करना है, पर कैसे ये एक मूवमेंट बन जाएगा? मूवमेंट बन जाएगा यानी कि पूरे इंडिया में ये फेमस हो जाएगा। कैसे? तो महात्मा गांधी जी ने इसके भी तरीके बता दिए। वो ये थे कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, सब कुछ बॉयकॉट कर दो। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, ब्रिटिशर से रिलेटेड है। A full civil disobedience campaign would be launched through the summer of 1920. Mahatma Gandhi and Shaukat Ali and many members were against, मतलब महात्मा गांधी एंड शौकत अली नहीं थे अगेंस्ट में, पर कुछ पॉलिटिशियंस, ऑब्वियसली बात है, नेता है, उन्हें इलेक्शन से मतलब है, कुछ मेंबर्स वेर अगेंस्ट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 because they feared that movement could lead to a popular violence। ठीक है, फाइनली एट द कांग्रेस सेक्शन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। फाइनली एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो बाहर निकल गया, एक ग्रुप बाहर निकल गया एंड उन्होंने हर एक चीज़ को बाइकआउट कर दिया। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। एक ही बात है। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। स्वराज के लिए या फिर जो एनसीएम है वो सिटीज़ एंड टाउन्स में क्या हुआ? Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras. Council elections बहुत सारी provinces में ख़त्म हो चुके थे, boycott कर दिए गए थे, but मद्रास में नहीं किए थे। Injustice Party and the Party of the Non-Brahmins felt that entering the council was only one way of gathering some powers। जैसा कि मैंने बताया, नेता लोगों के यही है कि अगर वो इलेक्शंस में घुस गए, किसी पार्टी में घुस गए तो उन्हें थोड़ी बहुत पावर मिल जाएगी, बट उनकी कंडीशन आखिर में वैसी होगी जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुई थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुई थी। उनके पावर्स का कोई मतलब नहीं। अब इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमी, एनसीएम का इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आया? फॉरेन गुड्स वेयर बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वेयर फोर्सफुली ब्लॉक्ड अप एंड पीपल फॉरेन क्लोथ बर्न्ड इन अ ह्यूज बॉनफायर। जो फॉरेन गुड्स था उसको ह्यूज बॉनफायर्स में जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, बिल्कुल हाफ हो गया। एंड वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू 57 करोड़, एकदम आधी। Many merchants refused to trade foreign goods and finance foreign trade, as people began wearing only Indian ones and production of Indian textile mills and handloom went up। सीधी सी बात है, अगर ब्रिटिशर्स वाले सामान को बॉयकॉट कर दोगे तो इंडियंस वाला सामान वेंट अप, उनकी ग्रोथ रेट अच्छी हो जाएगी। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिटीज़ और टाउन्स में इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हुआ था एनसीएम का, तो फिर वो एकदम से बंद क्यों हो गया? उसकी वजह थी अल्टरनेटिव ऑप्शंस। वो ये है कि खादी क्लोथ वाज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड हेंस पुअर पीपल कांट अफोर्ड इट। As to boycott something, alternative options should be there, but that time it haven't. So people restarted using foreign goods, and so on. Students and teachers began trickling back to government schools, and lawyers joined back in government courts। अब इसके बाद आ जाता है हमारा फाइनल टॉपिक, जो कि है अवध किसान सभा। इसको अवध किसान सभा भी कह सकते हो, एक ही बात है। अब वहाँ दिक्कत क्या हो रही थी? वहाँ दिक्कत ये हो रही थी, देयर वेयर तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स who demanded
from peasants, high rents, and a variety of senses. Peasants had to do begar and work for landlord. Farms were only pay. मतलब peasants had to do begar and work at landlord's farm without any payment, and they were given only the food which left behind after the landlord died. Peasants live in the given farm only in a corner under a tent as a tenant, यानी कि टेंट में रहने वाले. They had no securities of the tenure and they could no right over the leased land. यानी कि जिस ज़मीन के ऊपर वो रह रहे हैं उनके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है. उसके बाद क्या हुआ, उनकी डिमांड क्या थी, उन्हें क्या चाहिए था. उनकी डिमांड ये थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोल्यूशन ऑफ बेकार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. उन्होंने उनके लेवल के ऊपर क्या किया, उन्होंने उनके लेवल के ऊपर नाई धोबी बंदोबस्त लगा दिया. बंदोबस्त यानी कि नाई की दुकान और धोबी की दुकान बंद हो जाएगी. जो लैंडलॉर्ड्स हैं, तुलकदार हैं, उन्हें ये नॉर्मल सर्विसेज नहीं मिलेंगी जैसे कि बाल काटना, इनका कपड़े धोना. अब व्हाट एंड हाउ दे डिड टू फाइट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, उन्होंने क्या और कैसे किया. तो अ पर्सन नेम्ड एज बाबा रामचंद्र, ही वाज अ सन्यासी हु हैड एदर बीन टू फिजी. फिजी एक जगह है साउथ पैसिफिक ओशन में. एज एन इंड्यूटेड लेबर इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन विजिटिंग विलेजेस. वो गांव में गए, उन्होंने लोगों से बात की, उन्होंने उनकी तकलीफ समझी. फिर उन्होंने फाइनली अक्टूबर में एक ओथ किसान सभा सेटअप की, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर्स. विद इन मंथ्स ओवर 300 branches had been set up the region. And as the movement spread in 1921, the houses of tulkadars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain boards were taken over. Many local leaders told to peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land will be redistributed among poor. क्या हुआ कि एक अफवाह फैल गई, गांधी जी जो हैं बहुत अच्छे राजा हैं और वो सभी को सारी चीज़ें फोकट में दे देंगे. सीधी सी बात है, इतनी बार में अफवाह फैल नहीं थी. In 1928, Vallabhbhai Patel led the present movements in Bardoli, a Tulk in Gujarat, against enhancement of land revenue known as Bardoli Satyagraha. ठीक है, अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है ट्राइबल्स का. ट्राइबल्स जो कि जंगल में रहते हैं. इन गुडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, विच वॉज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल कांग्रेस को अप्रूव. जो ये गोरिल्ला मूवमेंट था, इसके अंदर जंगलों में छुप के ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला किया जाता था. ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है, हम उनके एनिमी के ऊपर. पर ये कांग्रेस का तरीका नहीं था, ये गांधी का तरीका नहीं था. उन्हें नॉन वायलेंस पसंद था. The colonial government had closed large forest areas, preventing people to entering forests to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. उसके बाद the hill people, enraged people, they felt that their livelihood was affected and their traditional rights were being denied. ये सब कुछ तो फिर भी ठीक था, पर हदें पार तब हो गई जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें बेकार करने के लिए कहा, उन्हें भीख मांगने के लिए कहा. एंड भीख के बाद जितना भी पैसा आता है वो सारा ब्रिटिशर्स को ही दे देना, जिससे कि वो लोग रोड्स बना सकें. इसके बाद तो सारी हदें पार हो गई. उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया अल्लूरी सीतारमन राजू. उनका क्या रोल था. द हिल पीपल रिवॉल्टेड विच वॉज लेड बाय अल्लूरी सीतारमन राजू. ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसलिए कि ही क्लेम्ड दैट ही हैड अ वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स, लाइक ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिक प्रेडिक्शंस एंड हिल पीपल, एंड ही कुड इवन सर्वाइव बुलेट शॉट्स. द रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड. Raju take off the greatness of Mahatma Gandhi and he was inspired by the non-cooperation movement and pursued people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted India could be united only by the use of force, not non-violence. Raju was captured and executed in 1924. उसके बाद वो दंत कथा के एक महान हीरो बन गए. एंड यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाता है. जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे, वो सारे हम लोग कर चुके हैं. इस चैप्टर में आगे कुछ ना पढ़ोगे तो भी चलेगा. सो थैंक यू. एंड यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते करते जाओ.